हेलो दोस्तों। आई एम राम। जानते ही होंगे। तो एक बार फिर से जो क्लासेस चल रही थी मैं आपको बता दूं। तो उन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, राइट। कुछ भी नया, कुछ भी चेंजेस नहीं। जैसे एम लक्ष्मीकांत चल रही थी तो आपको एम लक्ष्मीकांत कंटिन्यू मिलेगी, है ना। और जैसे मान लो कि पॉलिटी चल रही थी, कॉन्सेप्ट विद पॉलिटी, तो आपको कॉन्सेप्ट विद पॉलिटी मिलेगी, है ना। या मान लो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इकोनॉमिक्स की क्लास भी हमारी आई थी, वो भी चल रही थी। तो जो क्लासेस चल रही थी जिस सीक्वेंस में, जिस कंटिन्यूटी में, वो सारी की सारी चलेंगी। लेकिन अब मेरा टारगेट कहाँ रहेगा, ये बात ध्यान देना। मेरा टारगेट ये रहेगा कि जो, जैसे मान लो कोई रिपोर्ट आ रही है, राइट। जैसे भी आप एक यहाँ रिपोर्ट देखेंगे, ये रिपोर्ट आपको नज़र आ रही होगी, है ना। प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022, 2022 की रिपोर्ट है ये। WMO सबमिट करता है। तो अब इसको कंटेंट के साथ इंटरलिंक कहाँ करें। स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ेंगे हम, लेकिन कंटेंट को इंटरलिंक करना, दैट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एग्जाम में हमें इंटरलिंकिंग बहुत मैटर करती है। क्या मैटर करती है? इंटरलिंकिंग। अगर हमारे पास इंटरलिंकिंग नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि हमारे पास इंटरलिंकिंग क्यों नहीं है। इंटरलिंकिंग आएगी कैसे? धीरे धीरे आती है ना। किसी को जल्दी आ जाती है, किसी में देर में आती है। तो ये एक है थोड़ी सी प्रॉब्लम कि हाँ, इंटरलिंकिंग कैसे आएगी। दूसरी थिंग क्या है? दूसरी थिंग्स ये है कि जो कंटेंट है वो, जैसे पहले मान लो कि हमने जो है, मान लो टेलीग्राम नहीं बना पाए या कंटेंट मिल नहीं पाया, ठीक है। अब अगर नए हो तो एक बात गौर से सुन लेना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहली बात। और जो क्लासेस पहले हुई हैं, जैसे अगर जाएंगे वीडियोज में तो आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। मैंने ये कल अनाउंसमेंट करी थी कि हम क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक। तो अब ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। जो भी क्लासेस चल रही थी ये सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। फिर से एक बार, ये कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो इसमें मैंने बताया है कि आखिर कंटिन्यू क्लासेस करने का मैटर क्या है। मैटर ये है कि हमारे यूट्यूब पे ओपन हुआ जो फीचर है, वो मैटर है कि हमें यहाँ पे अब कंटेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी आर्टिकल आएगा जिसके बारे में भी हम लिखेंगे, वो टीम आपको यहाँ पे कम्युनिटी में सीधे पोस्ट कर देगी, ठीक। अब जैसे ये रिपोर्ट का कंटेंट है, ये आपको पहले ही मिल चुका है। जो लोग कम्युनिटी पढ़ रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, उनके पास ये कंटेंट पहुंच चुका है। क्लास अब लेने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको है। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियोज कहीं ना कहीं सपोज करो ट्रेंड करते करते पहुंच भी जाता है। बट जो कम्युनिटी की पोस्ट होती हैं, जो शॉर्ट पोस्ट होती हैं, वो पोस्ट आपको नहीं मिलती, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें दोस्तों के साथ। क्योंकि अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही हैं, राइट। तो ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। पॉलिटी विद कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट थी। तो करंट अफेयर में हमने दो टाइप से चालू किया था, एक वनडे एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर आप वनडे एग्जाम के हिसाब से केवल चलेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्या है कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया था, देश दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दे चालू कर दिए थे। उसमें 4 क्लासेस ली थी। बात समझ में आ रही है? कितनी? 4 पार्ट आए थे। आज उसी सीक्वेंस का 5वां पार्ट आने जा रहा है। कौन सा? 5th पार्ट। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ। तो आपको ये चीज़ देखनी है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, आपको चैनल में जाना है और इस बात को देखना है। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। तो टॉपिक क्या है? हमारी एक रिपोर्ट है जो WMO सबमिट करता है, ठीक है। तो अब WMO ने रिपोर्ट सबमिट किया है, तो अब उसमें बताया क्या गया है, सबसे बड़ी बात ये है। अब ये रिपोर्ट सबमिट हो गई, ठीक। तो अब ये देखो,
हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। एनवायरनमेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, कुछ दशकों में 10 से 20 सालों में देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। यानी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग में चेंजेस आए हैं तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े परिस्थितिकी में भी चेंजेस आएंगे। तो जब परिस्थितिकी में चेंजेस आएंगे यानी एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से तो गर्मी भी बढ़ेगी। अगर सपोज करिए टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, कितना, 1 डिग्री। तो अगर ये 1 डिग्री बढ़ता है तो समझ लीजिए कि जो गर्मी है ना वो 10 टाइम्स इंक्रीज होती है। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। तो अगर सपोज करो गर्मी 10 टाइम्स इंक्रीज होगी, और अगर सपोज करो 2 डिग्री कहीं इंक्रीज हो गया, कितना, 2 डिग्री, तो दिक्कत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जो गर्मी है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। भाई जनरल से सोचने वाली बात है। और इससे होगा क्या, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, रिवर्स का लेवल बढ़ेगा, ओशन लेवल बढ़ेगा। और उससे खतरा कहाँ पैदा होगा, खतरा पैदा होगा जा करके जो सदाबहार नदियां हैं, चाहे वो इंडिया की हों चाहे वो किसी अदर कंट्री की हों। जो सदा नीरा नदियां हैं जिनमें हमेशा पानी बना रहता है, वो किस वजह से बना रहता है, ग्लेशियर्स की वजह से। अगर ग्लेशियर्स ही मेल्ट हो जाएंगे तो होगा क्या मुद्दा, मुद्दा हो जाएगा कि अब वहां से मेल्ट हुए तो एक तो पीने वाले पानी की प्रॉब्लम, दूसरी बात एग्रीकल्चर प्रॉब्लम में आ जाएगी। सोचो इस बात को, आएगी कि नहीं आएगी, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम में आएगी। थर्ड बात क्या होगी, थर्ड बात ये होगी कि जो अदर प्रोजेक्ट हैं वो भी खतरे में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। अदर प्रोजेक्ट इन द सेंस क्या है, जैसे मान लो कहीं पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी रिवर पर मान लो कोई इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जल विद्युत प्रोजेक्ट चल रहा है। या जैसे मान लो बाढ़ के खतरे बढ़ जाएंगे, या कुछ वक्त बाद नदियों से पानी खत्म हो गया तो एग्रीकल्चर पर प्रॉब्लम आएगी। तो ये रिपोर्ट कहती क्या है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको कि आखिर इन कुछ दशकों में क्या, इन कुछ दशकों में, कुछ डिकेड्स में क्या चेंजेस आए हैं। ये आपको देखने को मिलेगा कि जो 10 से 20 साल का टाइम है, उस 10 से 20 साल में क्या क्या बदला है, क्या क्या नहीं बदला है। ये एक बहुत बड़ी देखने की बात है और ये समझने की बात है। आई होप बात क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर हमें देखना क्या है। राइट, आगे बढ़ें। तो देखो रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कह रही है कि 2022 में वैश्विक जलवायु की स्थिति की रिपोर्ट विश्व मौसम विभाग विज्ञान संगठन WMO, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 6 नवंबर को जारी की गई है। तो आपको डेट याद रहे या ना याद रहे, डजन मैटर। तो आपको डेट याद नहीं रखनी कि ये रिपोर्ट जारी कब की गई है, आपको याद क्या रखना है, इसका इंपॉर्टेंट डेटा। तो अब देखो रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो गर्म वर्ष है वो इस साल को घोषित किया गया। तो पिछले 8 साल में, 8 साल के रिकॉर्ड में सबसे गर्म रहे हैं ये वाले साल। और ये लगातार बढ़ती ग्रीन हाउस गैस सांद्रता और संचित गर्मी के कारण हुआ है। तो ये क्यों बन रहा है रीजन, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। बात समझ में आ रही है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है ना। तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो उनकी वजह से ये क्या हो रही है, ये गर्मी, ये हॉटनेस, ये हॉटेस्ट ईयर बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स डे टू डे गर्मी इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट या कंसंट्रेशन वो भी इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो गर्मी इंक्रीज हो रही है। तो इसके इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेंगे, पारिस्थितिकी में। क्लियर है ये बात। तो करना क्या चाहिए, तो अब हमें अगर देखो
अगर इसे अगर एक इंटरलिंक करोगे चीज़ों को, तो हमें यहाँ पर अब बात आती है, हमें ऑप्शन ढूंढने चाहिए। किन चीज़ों के ऑप्शन ढूंढने चाहिए? जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। कुछ तो रीजन होंगे ना ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने के, जैसे मतलब इंडस्ट्रियल रीजन, है ना, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, या मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। तो हमें ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ से सोच सकते हो रिपोर्ट के थ्रू कि हाँ भाई, अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, अगर उनमें का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है? ऑप्शन ढूंढना है, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें। बात क्लियर हो रही है? तो आपको एक यहाँ से मिटिगेशन का भी टॉपिक क्लियर हुआ कि भाई मिटिगेशन भी तो करना है, ढूंढना भी तो है। रिपोर्ट से डेटा ले लेंगे, लेकिन यूज कैसे करेंगे? बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े। तो 2022 में वैश्विक औसत तापमान 1850 से लेकर के 1900, यानी पूर्व औद्योगिक औसत से लगभग 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। यानी इंक्रीजमेंट आई है। कितनी की इंक्रीजमेंट आई है? 1.15। क्लियर? जो 1.02 डिग्री सेल्सियस से 1.28 डिग्री सेल्सियस के बीच है। यानी कि इस डाटा में मैटर क्या है? मैटर ये है कि जो इंक्रीजमेंट हुआ है तापमान में, वो कितना है? वो 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये फ्लक्चुएट भी कर रहा है। कहाँ से कहाँ फ्लक्चुएट कर रहा है? 1.02 से लेकर के 1.28 डिग्री तक। क्लियर है? आगे बढ़े। तो आपको ये डेटा याद रखना है। आपको ये याद करने वाली चीज़ है कि 2022 में आके वैश्विक तापमान का कितना औसत तापमान इंक्रीज हुआ है, कब से? पूर्व औद्योगिक काल से। बात समझ में आ रही है? यानी जो प्री इंडस्ट्रियल एरा रहा है 1850 1900 के बीच में, क्योंकि एलपीजी कब आया है? 1991 में आया ना। एलपीजी कब आया है? 1991 में। एलपीजी के आने के बाद ही इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत तेज हुई है हर जगह। तो ये जो डिकैड्स हैं, 5 डिकैड्स का टाइम है 1850 से 1900 के बीच में। एक डिकैड्स में 10 ईयर होते हैं, तो कितने साल का टाइम हो गया? 50 साल होगा। तो यानी कितने डिकैड्स हो गए? 5-10 साल। अब उन 5-10 में कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है? 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, रिपोर्ट की बात है। अब देखो, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो समुद्र स्तर है उसमें वृद्धि होगी। जैसे मैंने बताया कि गर्मी से होगा क्या? ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में ही जाएगा ना। अगर इंडिया की बात करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट हुए तो पानी कहाँ जाएगा? या तो बे ऑफ बंगाल, या तो अरेबियन सी, या तो इंडियन ओशन। बात समझ में आ रही है? यहीं तो जाएगा ना, जाएगा ओशन में ही जाएगा ना। तो क्या होगा? ओशन लेवल इंक्रीज होगा। तो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कह रही है कि 2021 के जो नवीनतम मूल्यांकन वर्ष है, उसमें महासागर की गर्मी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई थी। पिछले 2 दशकों में समुद्र के गर्म होने की उच्चतम दर दर्ज की गई है। यानी 2 दशक, 20 सालों के अंदर तापमान का स्तर क्या किया गया? उच्च दर्ज किया गया है। इससे एक लॉस और है, बताएं क्या? कि अगर सपोज करो गर्मी बढ़ रही है, तो ओशन का पानी क्या होगा? इवापोरेट होगा। वाष्पन की क्रिया होगी कि नहीं होगी? इवापोरेट होगा। पानी कहाँ जाएगा? एनवायरमेंट में, स्काई में, क्लाउड्स में, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्या होगी? बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी। गर्मी ज़्यादा, ज़्यादा बारिश, प्रॉब्लम क्या होगी? बाढ़ आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। केवल प्रॉब्लम यही नहीं है कि ग्लेशियर मेल्ट होंगे, प्रॉब्लम वहाँ भी है कि ओशन तपेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन भी ज़्यादा होंगे। क्लाउड फॉर्मेशन का अगर ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, तो बारिश जो है, जो वर्षा है, रैन भी बहुत ज़्यादा होगी। और रैन ज़्यादा होगी तो उसका एक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बाढ़ आएगी। क्लियर है? तो अगर 1993 के बाद देखेंगे, तो पिछले 30 वर्षों में
समुद्र का स्तर 2 गुना हो गया है, 2 टाइम्स। देख रहे हैं 1993 के बाद से। यानी कि ये जो 1993 का टाइम है, ये कब का टाइम होगा? ये प्रो इंडस्ट्रियल एरा होगा। इंडस्ट्री स्टेबल होना चालू हो गई। क्लियर है? और ये 2020 की शुरुआत से लगभग 10 मिलीमीटर बढ़कर 2022 में एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। तो कितना बढ़ा है ओशन लेवल? 10 मिलीमीटर। ये कब का डेटा है? 2020 का डेटा है, और इस डेटा को रिपोर्ट ने मेंशन करा है। देखो, कोई बैक ईयर का डेटा क्यों लिया जाता है? ताकि एक बेस ईयर बनाया जा सके। अगर हम कंपेयर करेंगे किसी दो चीज़ों का, तो किससे करेंगे? एक को दूसरी से। ये तो पहली वाली को दूसरी वाली से, या दूसरी वाली को पहली वाली से। बात समझ में आ रही है? तो बेस ईयर की वजह से ये डेटा लिया जाता है लास्ट ईयर का। तो आपको ये याद रखना है कि कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीजमेंट आया है ओशन में, और 30 सालों में आखिर जो स्तर है समुद्र का वो कितना हो गया है। क्लियर है? तो लगभग 3 दशक पहले उपग्रह मापन शुरू होने के बाद से अकेले पिछले 2.5 वर्षों में समुद्र के स्तर में कुल वृद्धि का लगभग 10% हिस्सा है। आई होप बात क्लियर होगी। तो अगर 3 दशकों में देखेंगे, जो मापन किया गया है, जो WMO है, कौन? WMO, ये जो रिपोर्ट जारी करता है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि वो टेम्परेचर को मेजर करें। वो मेजर करें कि ओशन में इंक्रीजमेंट कितना आया है, ओशन लेवल में। वो मेजर करे कि आखिर ओशन लेवल पर टेम्परेचर कितना इंक्रीजमेंट हुआ है कुछ डिकेड्स में। बात समझ में आ रही है? तो ये WMO रिपोर्ट जारी करता है, और उसी रिपोर्ट का क्या है? ये डेटा है। क्लियर है? तो इंग्लिश वाले, आप इंग्लिश में नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंटेंट बाईलैंग्वेज है, पढ़ाते हिंदी में ही है, ताकि समझ में आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। क्योंकि मेरा मैटर है गांव तक पहुंचना, गांव के बच्चों तक पहुंचना मेरा टारगेट है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखो, वर्ष 2022 में यूरोपीय आल्प्स में, आल्प्स पर्वत है, ग्लेशियरों के पिघलने की रिकॉर्ड दर देखी गई है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने यही बात बोली है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो किसी भी देश का हो, किसी भी देश के ग्लेशियर हो, मेल्ट होंगे ही होंगे। क्लियर है? ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर ने लगभग 26वें वर्ष अपना द्रव्यमान खो दिया। इस क्षेत्र में पहली बार सितंबर 2022 में बर्फबारी के बजाय बारिश हुई है। समझ रहे हैं बात को? दुनिया कहाँ शिफ्ट हो रही है डेवलपमेंट के चक्कर में? सब खेल किसका है? डेवलपमेंट। चकाचौंध, है ना? हम रिसोर्सेज को क्या करते जा रहे हैं? एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये दौड़ रहा होगा कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है? यार, कितना फ्यूल बर्न कर रहे हैं हम लोग? फ्यूल बर्न कर रहे हैं, गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, एक्सक्रिएटरी चल रहा है उनका। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि जहाँ बर्फ बरसनी चाहिए थी, वहाँ क्या बरसा है? पानी। तो टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? सोचो बात को, बर्फ कहाँ मिल जाती है? 0 डिग्री पे, उससे लेस पे। और पानी बनने के लिए कितना कितना चाहिए भाई? प्लस में चाहिए ना, तब जाके पानी बनेगा। यानी 0 से टेम्परेचर कहाँ शिफ्ट हुआ? प्लस में। ये कहाँ की बात है? ग्रीनलैंड में। बात समझ में आ रही है? जहाँ बर्फ की चादरें हैं, वहां की बात है ये। तो ऐसी रिपोर्ट से सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्लियर है ये बात? तो आगे, कई ग्लेशियरों का नष्ट होना तय है, क्योंकि उनका पिघलना अपरिवर्तनीय है, और ये वैश्विक जल सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। ये बात सही है। तो आपको अगर कहीं कारण दिखाना है कि आखिर तापमान बढ़ने से, सपोज करो कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, सवाल आ जाता है
कि कुछ दशकों में तापमान बढ़ोतरी के कारक क्या हैं और उनसे पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करते हुए निपटने की विधियां बताइए। विश्लेषण करें, समालोचनात्मक विश्लेषण करें, एनालाइज करें, कुछ भी वो सवाल बना सकता है, कुछ भी। तो आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान देना होगा कहाँ, इन टॉपिक्स पर, कि क्या क्या फैक्टर बने, उनकी क्या क्या इफेक्ट हुए, और उन फैक्टर और उन इफेक्ट को देखते हुए आखिर गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देश दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? हम यहाँ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, मीन्स रिसोर्सेज जैसे मैं अभी लिख नहीं पा रहा हूँ। रीजन क्या है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास पहले थी, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। मंगाएंगे, आ जाएगी, करेंगे, वो चीज़ें होंगी। क्लियर है? तो लगातार जारी ग्लोबल वार्मिंग के साथ समुद्र का स्तर प्रति शताब्दी आधा से 1 मीटर तक बढ़ गया है, यह बढ़ रहा है, और यह तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ा दीर्घकालिक खतरा है। बात समझ आ रही है? इसके कंसिक्वेंसेस आज देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप आज सजग नहीं हुए। तो आपको भी 10 साल, 20 साल, 30 साल कंसिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो आपको ये इसके कंसिक्वेंसेस, इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसके थ्रेट देखने को मिलेंगे। जैसे भी हाल में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि इंडिया के शायद 10 सिटीज जो कोस्टल एरिया में हैं, वो ओशन में चली जाएंगी। इस पर मैंने एक क्लास में शायद डिस्कस भी किया हुआ है। तो क्यों चली जाएंगी? रीजन क्या है? ओशन लेवल का इंक्रीजमेंट। रीजन क्या है कि ओशन लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर है? ये आगे बढ़े। अब देखो दक्षिण एशिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत सहित दक्षिण एशिया 2022 में जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। जो जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं पूरी दुनिया में, उनमें से सबसे ज्यादा, सबसे बुरी तरह कौन प्रभावित रहा है? साउथ एशिया। क्लियर है? तो 2022 के चयनित उच्च प्रभाव वाली घटनाओं में यह क्षेत्र चार्ट में सबसे ऊपर है। तो आपको यह भी बताना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, या जो तापमान इंक्रीज हो रहा है, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया दुनिया में कौन सा रहेगा? वो साउथ एशिया वाला रहेगा। क्लियर है? इसका रीजन है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। तो प्री मानसून अवधि के दौरान भारत और पाकिस्तान में तापमान असाधारण रूप से अधिक था, और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान में इतनी तेजी से बाढ़ आना। आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड तोड़ दिया था पाकिस्तान में बाढ़ ने। तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म मार्च और सबसे गर्म अप्रैल था। जो मार्च अप्रैल का महीना है, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। वहाँ पर रिकॉर्ड की गई जो टेम्परेचर की एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? फसल की पैदावार कम हुई है। देख रहे हैं तापमान बढ़ने के क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला, ओशन लेवल इंक्रीजमेंट होगा। दूसरा, फसल की प्रोडक्टिविटी घट रही है। अगर एक बार बताओ, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी घटेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इफेक्ट क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन प्लस जा रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, खाना क्या खिलाओगे? कुछ है खिलाने के लिए जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं रहेगी? तो ये तापमान से जुड़ा मुद्दा एक बहुत सीरियस मुद्दा है, सीरियस मैटर है। क्लियर है? तो देश ने मानसून के मौसम के दौरान अभूतपूर्व बाढ़ का भी अनुभव किया। जुलाई और अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे गर्म महीनों के रूप में दर्ज किया गया। चरम बाढ़ के दौरान लगभग 9% क्षेत्र जलमग्न हो गया था, और 33 मिलियन से अधिक
प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए और 7.9 मिलियन विस्थापित हुए। ये लोगों का डेटा है, समझ लो। 7.5 मिलियन से ज्यादा लोग माइग्रेशन पे गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? 7.5 मिलियन, समझ रहे हैं? आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य कमजोर समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ये लोग हैं ना, ये कहीं कोस्टल एरिया में या ऐसे एरिया में जहाँ स्लम एरिया रहते हैं, उन्हीं एरिया में मिलते हैं। रीजन क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। जैसे मछुआरे हैं, या सपोज कर लो कोई और समुदाय हो जो बहुत इकोनॉमिकली वीक हो। कैसा हो? इकोनॉमिकली वीक हो, रिसोर्सेज से वीक हो। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? यही होंगे। अब ये देश छोड़ कर तो जा नहीं सकते हैं ना, कि बाढ़ आ गई, चलो भाई पूरी फैमिली फॉरेन में शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ जाएंगे? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रीजन है वो कहाँ है? कमजोर समुदाय में है, वनरेबल कम्युनिटीज में है, वनरेबल सेक्शन में है। और श्यामल प्रसाद मुखर्जी का सपना पता है ना आपको? क्या था? अंत्योदय, यानी अंत से उदय। हमें यहीं पर तो ध्यान देना है, इन्हीं के मिटिगेशन के लिए काम करना है। जब भी कोई बात करनी है, वे फॉरवर्ड लिखना है। क्या लिखना है? वे फॉरवर्ड। जैसे हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो हम लोग को वे फॉरवर्ड लिखना होता है। अब वे फॉरवर्ड में क्या करते हैं हम लोग? बहुत बड़ी कहानी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बहुत बड़ी कहानी। नहीं लिखना होता। एक कंक्लूजन के बाद एक वे फॉरवर्ड मुश्किल से 2 से 3 लाइन में लिखना होता है। और उसमें जहां भी ऐसी बातें आए तो सीधे बोल दो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वनरेबल सेक्शन, वनरेबल कम्युनिटीज के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करने की जरूरत है। या जो तापमान से जुड़े टॉपिक हैं उनमें अगर और कुछ बताना है तो सीधे बता दो कि जो आज की पॉलिसीज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। और देश और दुनिया के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मीटिंग्स, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? और ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। खत्म, बात हो गया। वे फॉरवर्ड। बस केवल कुछ शब्द चुन लो। वे फॉरवर्ड लिखने के लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती, शब्द चुनो। तो उच्च तापमान, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध और भारत में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध ने वैश्विक खाद्य उद्योग के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उन देशों में खाद्य अस्वच्छता पैदा कर दी है जो मुख्य भोजन के रूप में इन वस्तुओं पर निर्भर है। बात समझ में आ रही है? कि जो भारत से चावल का निर्यात होता था, या गेहूं का निर्यात होता था, या कोई भी निर्यात, तो उससे होगा क्या? टेम्परेचर इंक्रीजमेंट से देखो प्रोडक्टिविटी घट रही है। सबसे पहली बात ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्या घट रही है? प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब देखो प्रोडक्टिविटी में घटने के दो तरीके हैं। ये मैं स्टैटिक क्लास में बताऊंगा, जब मैं क्लास लूंगा और मैं डिस्कस कर रहा हूँ और फूड चैन या फूड वेब। तो उसमें एक ये होता है कि इंडिविजुअल ट्री पे अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? वो एक कॉन्सेप्चुअल बात है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा स्टैटिक क्लास में, तो घबराने की नीड नहीं है। तो केवल इतना समझें कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कैसी हो रही है? डाउन हो रही है। अब देखो डाउन हो रही है तो इंडिया क्या करेगा? पहले इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी पर ध्यान देगा या बाहर की? ऑब्वियस सी बात है, पहले अपने अपने लोगों तो नहीं मार सकते ना। तो इंडिया अपने फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देगा। दिया। लेकिन जो अब एक्सपोर्ट हो रहा था उस पर खतरा आया कि नहीं आया? जो एक्सपोर्ट हो रहा था अब उस पर खतरा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियस सी बात है कि अब इंडिया के पास ही नहीं एक्स्ट्रा बचा तो एक्सपोर्ट क्या करेगा? तो इससे क्या होंगे? जो इंडिया से जुड़े कंट्री रहे होंगे वो इफेक्टेड होंगे। क्लियर है?
अब उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तो मीन्स तापमान दोनों साइड से मार रहा है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, कि दोनों का वक्त आता है, बस चलता वही है जो ऊपर होता है। तो तापमान एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों साइड से मार रहा है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। तो बांग्लादेश में 20 साल में सबसे भीषण बाढ़ आई है, और इसमें 7.2 मिलियन से अधिक लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, और जिसमें 4,81,000 लोग विस्थापित हुए हैं। माइग्रेट कितने हुए हैं? 4,81,000, और पूरे अफेक्टेड पर्सन कितना है? 7.2 मिलियन। और ये 20 साल में सबसे भीषण बाढ़, यानी 2 दशकों में, कितने दशकों में? 2 दशकों में ये सबसे ज्यादा भीषण बाढ़ है जो कहाँ देखने को मिली? बांग्लादेश में। क्लियर है? क्लियर है क्या ये बात? आई होप क्लियर होगी। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। बात समझ में आ रही है आपको? तो कंटेंट कहाँ मिलेगा? फिर से यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर। आई होप बात क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, एवरीथिंग क्लियर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, लाइक करें, मेरे लिए ना सही, पूरी टीम के लिए। और एक यूट्यूब हैंडलर भी है जो अभी एक्टिव नहीं हुआ है, मिल गया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ लास्ट में जाते जाते। जो आईडी है हमारी यूट्यूब हैंडलर की, वो आईडी क्या है? मंजूश्री क्लासेस @9076। ठीक है, इसे आप कहीं भी कॉपी पेस्ट करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म से तो एक्टिव हो जाएगा चैनल, बट अभी नहीं होगा, कुछ टाइम बाद होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।